Welcome to my dear student। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिकल्पनाएं या सिद्धांत परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बारी बारी से सभी हाइपोथेसिस को या सिद्धांत को देखेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे पहला जो सिद्धांत है वो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, जो कि इमैनुअल कांट जो जर्मन के फिलोसफर थे 1755 ईस्वी में ये सिद्धांत या ये हाइपोथेसिस को दिए। इस हाइपोथेसिस में क्या है देखेंगे। उनका मानना था, पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में आज जहां सौरमंडल स्थित है वहां पर पहले से ही एक गैस के बादल थे। प्राचीन समय में या बोलिए आद्य पदार्थ मौजूद था। ये बादल ठंडे थे और इनके जो कण थे वे रेस्ट में थे, यानी कि मोशनलेस थे। बाद में क्या होता है कि ये कण आपस में, ये दोनों में ग्रेविटेशनल पावर के कारण ये दोनों सभी जो कण है आपस में क्या होते हैं, कोलिजन होता है इनके अंदर। और कोलिजन होने के कारण इसमें गति आती है और इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि ये जो कण है वो सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं, चक्राकार घूमने लगते हैं। और सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण क्या होता है कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर चक्राकार घूमती है उसमें दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह फोर्स होता है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के तुलना में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ कि ज़्यादा लगने लगा, जिससे इससे जो छल्ले हैं 9 छल्ले बाहर निकल गए इससे। और यही 9 छल्ले बाद में जाके क्या हो गया कि ग्रह बन गए और बाकी जो शेष भाग बचा वो सूर्य कहलाया। ये कहना था इनका, ये इमैनुअल कांट महोदय का कहना था। दूसरा थ्योरी जो आता है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, जो कि 1796 में ये लाप्लास महोदय प्रस्तुत करते हैं। और वो फ्रेंच स्कॉलर हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं वो। उनका क्या कहना है इसको जरा देखेंगे।
उनका कहना था कि ब्रह्मांड में पहले से ही गर्म गैसीय बादल चक्कर काट रहे थे, जिसको उन्होंने इसका नाम नेबुला रखा। इसका नाम क्या रखा? नेबुला। नेबुला क्या होता है? ये होता है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। गैस एंड डस्ट मतलब डस्ट और गैस के बादल को ही नेबुला कहा जाता है। तो उनका क्या कहना था कि पहले से ये जो ब्रह्मांड में ये नेबुला चक्कर लगा रहा था, तो चक्कर लगा रहा था तो ये क्या हुआ कि ये इससे एनर्जी रिलीज हो रही थी। बाहर का जो भाग है वो ठंडा हो रहा था, जिसके कारण इसका आकार छोटा हो गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के कारण इसका जो गति थी वो उसमें और तीव्रता आ गई, मतलब काफ़ी तीव्र से ये और चक्कर लगाने लगा। और चक्कर लगाने के कारण क्या हुआ कि इसका जो बाहर वाला भाग है वो डिटैच हो गया, इससे अलग हो गया। तो जो भाग अलग हो गया वो इसके चक्कर लगाने लगा, और जो ये बचा हुआ भाग जो रह गया वो सूर्य हो गया। ये आपका लाप्लास महोदय का कहना था। तीसरा जो कंसेप्ट है या तीसरा जो थ्योरी आता है वो है प्लेटोनिज्मल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ये सिद्धांत 1905 में आती है, और ये चैम्बरलिन जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, जबकि मोल्टन एस्ट्रोनॉमर थे। उनका कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पर कि उनका कहना था कि एक प्रोटोस्टार था, यानी प्रोटोसन था, एक प्रोटोसन, और एक कंपेनियन स्टार था, मतलब साथी तारा। ये जो इसके तुलना में ये काफ़ी विशाल था। ये कंपेनियन स्टार था, इसको बोलेंगे कंपेनियन स्टार, या फिर इसको इंट्रूडिंग स्टार भी बोला जाता है, इंट्रूडिंग स्टार। तो ये इंट्रूडिंग स्टार या कंपेनियन स्टार जो था, ये सूर्य के नज़दीक से गुजरता है। तो सूर्य के नज़दीक से गुजरता है तो क्या होता है कि चूंकि ये इसका ग्रेविटेशनल पावर इसकी तुलना में ज़्यादा था, इस विशाल तारा का, जिससे इसके जो इस सूर्य के जो छोटे छोटे जो कण हैं ये बाहर डिटैच हो गए, बाहर निकल गए। इसके ग्रेविटेशनल पावर के कारण क्या हो जाता है, ये कण बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाने के बाद क्या होता है कि ये आपस में, ये दोनों कण, इनके जो कण है आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है, और कोलिजन होकर बड़े बड़े ग्रह के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वे ये सैटेलाइट बन जाते हैं, मतलब ग्रहों के चारों ओर घूमने लगते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा जो हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े वो प्लेटोनिज्मल हाइपोथेसिस था, चैम्बरलिन और मोल्टन का। चौथा जो थ्योरी है या हाइपोथेसिस है वो है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जीन्स और जेफरी का। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना। ये परिकल्पना क्या बताता है देखेंगे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, याद रखेंगे आप लोग। चौथा इनका कंसेप्ट क्या था, जीन्स और जेफरीज का, उनका भी परिकल्पना में दो तारों को बताया गया कि एक तारा तो ये सन था, और दूसरा ये कंपेनियन स्टार था जो इसकी तुलना में विशाल था।
ये भी सूर्य के नज़दीक से गुजरता है। जब ये सूर्य के नज़दीक से गुजरता है तो इससे जो है सो सिगार के रूप में क्या होता है कि इससे सिगार के रूप में इसके पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और ये जो विशाल तारा है ये तो चला जाता है, परंतु ये जो सिगार नुमा आकृति जो बाहर निकलता है इस तरह से, वो न फिर ये विशाल तारा के पास न जा पाता है और न ही ये सूर्य में ही वापस जा पाता है। तो क्या होता है कि ये जो सिगार नुमा आकृति निकला इस सूरज से, ये इसी के चक्कर लगाने लगता है, मतलब सूरज के चक्कर लगाने लगता है और बाद में ये ये ठंडे होकर ये नवग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपका जेम्स जीन्स एवं जेफरी का जो सिद्धांत है ये बताता है। उसके बाद पांचवा जो सिद्धांत आता है वो आता है रसेल का बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। रसेल का बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या है देखेंगे आप। इसमें बताया गया है कि रसेल महोदय का कहना था कि सन तो था ही पहले से, इसके अलावे दो और स्टार थे, दो और तारे थे और इन तारों का जो ये भ्रमण करने का जो पोजीशन था, ये इधर से इधर की ओर जा रहे थे और ये तारा जो है ये तारा इधर से इधर की ओर जा रहा था। और ये दोनों में क्या होता है, जब ये आपस में संपर्क में आते हैं तो इनसे क्या होता है कि ये कुछ कण निकल जाते हैं इन तारों से और ये तारे जो हैं सो फिर इस सन का चक्कर लगाने लगते हैं। इनका ये कहना था। छठा जो है सिक्स हाइपोथेसिस वो है होयल एवं लिटिलटन का अभिनव तारा परिकल्पना। ये देखेंगे आप, होयल एवं लिटिलटन का अभिनव तारा परिकल्पना। सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल्स एंड लिटिलटन, ये जो सिद्धांत है 1946 में आता है और ये होयल्स महोदय ब्रिटिश के एस्ट्रोनॉमर थे। उनका क्या कहना था देखेंगे कि एक स्टार है, एक सन है और दूसरा एक स्टार था जो काफ़ी विशाल था और विशाल होने के कारण क्या था कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा था, मतलब हाइड्रोजन से ये चेंज हो रहा था हीलियम में, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि पूरा हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज हुआ तो इसका एनर्जी काफ़ी ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के कारण इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट होने के कारण इसके कण ब्रह्मांड में इधर उधर छितरा जाते हैं और छितरा जाने के कारण ये फिर सन के ग्रेविटेशनल पावर में आ जाते हैं और ये सन के चारों ओर घूरने लगते हैं। ऐसा कहना था कि इनका होयल महोदय का कहना था ऐसा। 7 जो थ्योरीज है या हाइपोथेसिस है वो है ऑटो स्मिथ इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, सॉरी यहाँ पे डस्ट होगा, डस्ट हाइपोथेसिस। ऑटो स्मिथ का अंतर तारक धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना, ये धूल परिकल्पना आपका ऑटो स्मिथ महोदय ने 1943 में दिया था और ये रशियन एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इनका क्या कहना है थोड़ा सा देखेंगे इनके कंसेप्ट को। 7 नंबर ऑटो स्मिथ का कहना था कि ब्रह्मांड में जब सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, मान लीजिए यहाँ सन है और ये पूरा का पूरा आकाश गंगा है, तो ये
तो ये सन मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित है, तो ये सन जब इसका चक्कर लगा रहा था इस आकाश गंगा का, तो उस समय क्या हुआ कि इसके जो ब्रह्मांड में जो धूल कण थे मौजूद, ये इसके ग्रेविटेशनल पावर के अंदर आ जाते हैं और इसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जिस और बाद में क्या होता है कि ये ग्रह के रूप में परिणत हो जाते हैं। ये ऑटो श्मिड महोदय का कहना था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी। और अभी तक आप जितने भी हाइपोथेसिस का कंसेप्ट को देखें, उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, जरा देखेंगे इसको बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले इसको प्रतिपादित किए जॉर्ज लेमेंटेयर, जो कि बेल्जियम के एक विद्वान थे। महाविस्फोटक सिद्धांत इन्होंने ही दिया। उनका कहना था कि आज जो भी हम इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो या स्टार हो या सन हो या फिर ग्रह उपग्रह, जितने भी हेवनली बॉडीज ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो एक आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक सिंगुलर एटम में सब समाहित थे। मतलब सब इसी में समाया हुआ था। और ये कण जो था, ये गोलक जो था, ये सिंगुलर एटम जो था, सिंगल एटम भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, सिंगुलरिटी भी बोलते हैं इसको। तो ये सिंगुलर एटम में आज जो भी ब्रह्मांड में मौजूद है, सब इसी में समाया हुआ था। और इसका आयतन तो छोटा था, लेकिन इसका टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत हाई लेवल का था, यानी कि इनफाइनाइट था, अनंत था। और अनंत होने के कारण क्या होता है कि इसमें एक आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें बहुत भयानक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण क्या होता है कि ये विस्फोट होता है और इसके सारे कण पूरा ब्रह्मांड में छितरा जाते हैं। और छितरा जाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, और आकाश गंगाएं फिर तारों में, और तारे फिर ग्रह के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी बताता है। थैंक यू।